मिरर टाइम्स में खुशामदीद। तुर्की और भारत के ताल्लुकात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। इंडिया में तुर्की और अज़रबैजान के बायकॉट की मुहिम भी चलाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की जीडीपी में, इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टूरिज़म का है और ये कंट्रीब्यूशन 10% से ज़्यादा है। और इंडियंस भी बड़ी तादाद में तुर्की विज़िट करने जाते हैं, बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए जाते हैं। तो क्या जब ये बायकॉट कामयाब हो जाएगी तो तुर्की पर इसका बड़ा असर पड़ेगा या फिर इंडिया का ही ज़्यादा नुकसान होगा? यानी जो कुछ बायकॉट की मुहिम इंडिया में चलाई जा रही है, तुर्की से ताल्लुक़ ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में किस मुल्क का ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इस वीडियो में तफसील से इसको समझते हैं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मिरर टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आइए शुरू करते हैं। तुर्की और इंडिया के जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो काफ़ी पुराने हैं। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और तुर्की बहुत पहले आज़ाद हो चुका था। 1948 में इंडिया और तुर्की के दरमियान सिफारती रिश्ता कायम हुआ और तुर्की का शुरू से पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है। खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में तुर्की का और इंडिया का अच्छा ताल्लुक़ था, लेकिन उस वक्त इंडिया भी आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने में जो इंडियंस मुस्लिम थे या उस वक्त के जो सेकुलर हिंदूस थे, जो सब मिलकर आज़ादी की तहरीक चला रहे थे, वो खिलाफत उस्मानिया की तुर्किया में वापसी की हिमायत कर रहे थे। उसके लिए इन लोगों ने जिद्दोजहद की, लेकिन फिर खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया, एक अलग सरकार बनी तुर्की में और दूसरे ममालिक भी वजूद में आए। इधर यहाँ भी ब्रिटिश एम्पायर का ख़ात्मा हुआ और 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, एक इंडिया बना, पाकिस्तान बना। 1971 में एक और देश बांग्लादेश बन गया। तो ताल्लुकात की नौयत भी बदल गई और इस बदलते दौर में तुर्की के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान से होने लगे, इंडिया से कम होने लगे। 2000 के बाद इंडिया और तुर्की के ताल्लुकात कुछ अच्छे हुए, तिजारती ताल्लुकात में दोनों मुल्कों में इजाफा हुआ। रजब तय्यब एर्दोगान 2 मरतबा अब तक इंडिया भी आ चुके हैं। एक मरतबा उस वक्त आए थे जब वो तुर्की के वज़ीर आज़म थे और दूसरी मरतबा 3-4 साल पहले आए जब वो तुर्किया के सदर रहे। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा भी तुर्की का होने वाला था, लेकिन जैसे तुर्की ने खुलकर कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत की, वज़ीर आज़म मोदी ने तुर्की का अपना दौरा कैंसिल कर दिया। अब तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं। हालिया दिनों में जो कशीदगी हुई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो इस कशीदगी के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने अपना जहाज़ कराची पोर्ट पर भेज दिया जिसको देखा गया। इसके अलावा तुर्की ने कार्गो जहाज़ पाकिस्तान में भेजा जिसके ज़रिए ड्रोन आए और इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया वो ड्रोन्स तुर्की के बने हुए थे। इंडिया ने बाज़ाब्ता सबूत पेश किया और जब इस तरह की खबर सामने आई तो इंडियंस पीपल में तुर्की के जो खिलाफ है गम व गुस्सा बढ़ता गया। लोगों ने तुर्की के बायकॉट की मुहिम चलानी शुरू कर दी और तुर्की का जो कुछ इंडिया में पाया जाता है उसमें तुर्की का सेब इंडिया में आता है, तुर्की का मार्बल इंडिया में आता है। इसके अलावा ऑयल रिफाइंड भी तुर्की से इंडिया में आता है और इंडियन तुर्की में टूरिज़म के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं और 2 लाख से ज़्यादा ईयरली इसकी तादाद है। तो कई सारी जो ऐप है जहाँ टिकट की बुकिंग होती है, होटल की बुकिंग होती है, जिसमें एक्जिगो है या ईज़ माई ट्रिप है या बुक माई ट्रिप है, इन सब ऐप ने तुर्की की एयरलाइंस को हटा दिया, होटल बुकिंग को कैंसिल कर दिया और कहा तुर्की हमारे दुश्मन मुल्क को खुलकर सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम उसके साथ अपना तिजारती रिश्ता बरकरार नहीं रख सकते हैं। जो एप्पल की कमेटी है बिज़नेस और ट्रेड में, उसने कहा कि अब तुर्किया के एप्पल को हम यहाँ नहीं मंगवाएंगे। मार्बल की जो कमेटी है, जो पत्थर का, संगमरमर का जो लोग कारोबार करते हैं, तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा कि अब हम तुर्की के मार्बल को इंडिया में नहीं लाएंगे। जो तिजारती एक तरह से दोनों मुल्कों के दरमियान है वो 2023 में 13 अरब डॉलर का था और 2024 में घटकर ये 10 अरब डॉलर का हो गया है और इसमें इंडिया का ही ज़्यादा है। यानी बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, और बीबीसी ने बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से रिपोर्ट शाये की जिसमें बताया गया कि तुर्की इंडिया को जो सामान भेजता है तो उसकी जो कुल कीमत होती है वो 3 अरब डॉलर समथिंग है और इंडिया का जो सामान तुर्की जाता है उसका जो रेवेन्यू आता है वो 6 अरब डॉलर समथिंग। तो इंडिया जो सामान तुर्की को एक्सपोर्ट करता है उसकी मालियत 6 अरब डॉलर के बराबर है और तुर्की जो सामान इंडिया को एक्सपोर्ट करता है उसकी जो मालियत है वो 3 अरब डॉलर के बराबर है। तुर्की से इंडिया का जो सामान तुर्की जाता है वो इलेक्ट्रिक सामान है, उसके अलावा जो इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं
वो है और ऑयल रिफाइंड है। और तुर्की से जो सामान आता है, जिसका मैंने बताया कि एप्पल है, मार्बल है, गोल्ड है, इस तरह की चीज़ें तुर्की से इंडिया में आती है और टूरिस्ट भी इंडिया से जाते हैं। टूरिज़्म का तुर्की में बहुत ज़्यादा असर रसूख है। तुर्की की जो जीडीपी है उसमें 20% जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज़्म का है। अब अगर इंडिया ने तुर्की की टूरिज़्म का बायकॉट कर दिया, इंडियंस पीपल ने तुर्की जाना बंद कर दिया, तो तुर्की का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसको ज़रा तफसील से समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि तुर्की कितने लोग टूरिज़्म के लिए आते हैं, घूमने आते हैं। और जो ताज़ा डाटा है यानी 2024 का, उसमें यह है कि 62 मिलियन विजिटर्स तुर्की आए थे घूमने के लिए। 62 मिलियन जो तादाद है वो 6 करोड़ से ज़्यादा, 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं और 10 मिलियन 1 करोड़ होता है। और 62 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर्स तुर्की घूमने के लिए आए थे। और उसमें इंडियंस कितने थे, इंडिया ने कितना पैसा वहाँ खर्च किया, उसको जानिए। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बाहर के कितने कहाँ के लोग तुर्की घूमने आते हैं। तो तुर्की में सबसे ज़्यादा जो लोग विज़िट करने आते हैं वो यूरोप के आते हैं, जिनकी तादाद 22 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 2.5 करोड़ के आसपास। उसके बाद जर्मनी से 7 मिलियन यानी 70 करोड़ से ज़्यादा लोग तुर्की घूमने आते हैं। इंग्लैंड से 35 लाख यानी 3.5 मिलियन लोग तुर्की घूमने आते हैं। रशिया से 6.3 मिलियन यानी 60 लाख से ज़्यादा लोग तुर्की घूमने आते हैं। मिडिल ईस्ट से यानी सऊदी अरब, कतर, दुबई और इस जैसे ममालिक से भी 4 मिलियन लोग तुर्की घूमने जाते हैं। एशिया के जो ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका और इन तमाम ममालिक को शामिल कर लीजिए तो यहाँ से भी 3.5 मिलियन लोग जाते हैं। अफ्रीका के तमाम ममालिक से भी 1 मिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ घूमने जाते हैं। अमेरिका से भी 15 लाख लोग तुर्की घूमने आते हैं और इंडिया से भी तकरीबन 2 लाख लोग तुर्की घूमने जाते हैं। पिछले साल यानी 2024 का जो डेटा है उसके मुताबिक इंडिया से 2,30,000 लोग वहाँ घूमने गए थे। और अगर पूरे साउथ एशिया को अब शामिल कर दें तो उसमें चीन भी आ जाएगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे ममालिक, तो ये जो फिगर है 2 मिलियन तक पहुँच जाता है। अब ऐसे में इंडिया से वहाँ जो टूरिज़्म का इनकम है वो अगर आप मान लिया जाए, जायज़ा लें तो 2 से 3 करोड़ होता है, इससे ज़्यादा नहीं। यही वजह है कि कई सीनियर लोगों ने ट्विटर पर आकर, एक्स पर यह भी लिखा कि अगर इंडिया बायकॉट करता है टूरिज़्म का तो तुर्की पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और इंडिया का जो सामान तुर्की में एक्सपोर्ट होता है उसी से ज़्यादा आमदनी है। तो इस बायकॉट में या तुर्की के ख़िलाफ़ एजेंडा चलाने में इंडिया का ज़्यादा नुकसान है, न कि तुर्की का ज़्यादा नुकसान है। साल 2023 में टूरिज़्म से जो रेवेन्यू तुर्की के पास आया था वो 54 अरब अमेरिकी डॉलर था। 2022 के मुकाबले में 17% का इसमें इजाफा था और ये मुल्क की जो मजमूई पैदावार यानी जो टोटल जीडीपी है उसमें 12% कंट्रीब्यूशन रहा। और 2019 में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था टूरिज़्म का उसके मुकाबले में 2023 में 30% का इजाफा था। 2024 में ये जो आमदनी है और ज़्यादा तुर्की में बढ़ जाती है और इकनॉमी या आमदनी 31 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो 2023 में सिर्फ 54 अरब डॉलर था और 8.3% का इसमें इजाफा होता है। मुल्क की जीडीपी में भी 12% का कंट्रीब्यूशन है। और जो सयाहों की जो तादाद है, जो विजिटर्स आते हैं, उनकी तादाद भी हर साल बढ़ती जा रही है। 2023 में तुर्की में 56 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर्स आए थे और 2022 के मुकाबले में 22% इसमें इजाफा था। 2024 में ये तादाद बढ़कर 62 मिलियन तक पहुंच जाती है, 9% का इजाफा था। और ये जो तादाद है यानी इंटरनेशनल विजिटर्स की तुर्किया में लगातार बढ़ती जा रही है और ये जो तादाद बढ़ती है ज़्यादातर यूरोप के मुल्कों से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, मिडिल ईस्ट से, न कि इंडिया से। तो अगर इंडियन बायकॉट करते भी है, इंडिया के लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं, तो तुर्किया का ज़्यादा नुकसान नहीं है। और शायद यही वजह है कि तुर्की खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अशोक नाम के एक शख्स हैं, बीबीसी ने उनको कोट भी किया, उन्होंने ट्विटर पर आकर के लिखा कि अगर इंडिया में बायकॉट होता है तुर्की का तो तुर्किया का ज़्यादा नुकसान इसमें नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि इंडिया जो सामान तुर्की को एक्सपोर्ट करता है उसकी जो टोटल मालियत है वो 6.65
ارب ڈالر کی ہے، اور انڈیا میں ترکی کا جو سامان آتا ہے اس کا جو کل ریونیو ہے یا اس کی جو کل مالیت ہے وہ 3.70 ارب ڈالر کی ہے۔ تو انڈیا کا ہی زیادہ نقصان ہوگا، اور ترکی کو اندازہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ اس کے زیادہ اچھے تجارتی تعلقات نہیں ہیں، اسی وجہ سے ترکی پاکستان کے ساتھ زیادہ اپنے رشتے کو بنا کر رکھتا ہے۔ جب بھی پاکستان کا معاملہ آتا ہے ترکی کھل کر پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے معاملے میں بھی ترکی نے کھل کر پاکستان کو سپورٹ کیا، پاکستان کو اپنا ڈرونز بھیج دیا، اور کشیدگی کے دوران بھیجا۔ جب کشیدگی چل رہی تھی اس وقت خبر آتی ہے کہ ترکی کا کارگو جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ پر، ایک خبر آئی کہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا ہے، اور جب یہ خبر انڈین میڈیا میں چلنے لگی تو ترکی کی طرف سے ایک وضاحت یہ سامنے آتی ہے کہ وہ جہاز صرف ریفیولنگ کے لیے، تیل کے بھرنے کے لیے اترا تھا، اس میں کوئی بھی جنگی ساز و سامان اور ہتھیار بھیجا نہیں گیا تھا۔ لیکن جب پاکستان نے انڈیا کے خلاف ترکش ڈرونز کو استعمال کیا تو اس سے بات کنفرم ہو گئی کہ اس میں ڈرون آئے تھے، جنگی ساز و سامان آئے تھے۔ ادھر جنگ کے دوران ہی ترکی نے اپنا جہاز ایئر کرافٹ کیریئر پاکستان کی مدد کے لیے بھیج دیا، تو یہ بھی بہت بڑی خبر بن گئی اور کھل کر آ گیا کہ ترکی پاکستان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آتا ہے کہ وہ اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھل کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ترکیہ میں انڈیا کی بہت زیادہ مووی کی بھی شوٹنگ ہوتی ہے، فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے۔ دوسری طرف ترکی اپنی کسی بھی فلم کے لیے، اپنی کسی بھی مووی کی شوٹنگ کے لیے انڈیا نہیں آتا ہے، نہ کبھی دیکھا گیا۔ ترکی کے جو ڈرامے ہیں وہ انڈیا میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھے جاتے ہیں۔ عموماً انڈیا کے ٹی وی چینلوں پر ان سب ڈراموں کو نہیں دکھایا جاتا۔ ڈرامہ انڈسٹری میں ترکی اس وقت بہت آگے ہے، اور امریکہ کے بعد سب سے زیادہ نمبر اس وقت ترکی کو ہی ڈرامہ انڈسٹری میں دیا جاتا ہے۔ جب سے ہسٹوریکل ڈرامے ترکیہ نے شروع کیے ہیں تو اس کی مقبولیت دنیا میں اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کے پروڈکشن کی، اس کے کوالٹی کی ہر طرف تعریف ہو رہی ہے۔ تو انڈیا اور ترکی کے درمیان جو کشیدگی ہے، جو کنٹروورسی ہے، اس کا تفصیلی جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ترکی ناٹو کا ممبر ہے، اور ناٹو کا ممبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی ملک حملہ نہیں کر سکتا، اور اگر ناٹو ممبر پر حملہ ہوتا ہے تو تمام ممالک اس کو اپنے خلاف جنگ تصور کرتے ہیں اور وہ سب مل کر ایک ساتھ لڑتے ہیں۔ ترکی اور انڈیا دونوں G20 کے بھی ممبر ہیں۔ G20 یعنی جو دنیا کی بڑی اکنومی والے جو ممالک ہیں ان کا ایک گروپ ہے، اور دنیا کے 20 ممالک اس میں شریک ہیں۔ تو اس میں انڈیا کے ساتھ ترکی بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، امریکہ بھی ہے، فرانس بھی ہے، اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے ملک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پاکستان اس کا ممبر نہیں ہے، بنگلہ دیش اس کا ممبر نہیں ہے، لیکن انڈیا اور ترکی اس کے ممبر ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں بھی دونوں موجود ہیں، اور بھی کئی گروپس میں دونوں موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے اس بائیکاٹ کا، اس طرح کی مخالفت کا ترکیہ پر زیادہ اثر پڑنے والا نہیں ہے، اور یہ وجہ ہے کہ آفیشیلی اس طرح کا کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ پبلک کا ریئیکشن ہے، یہ پبلک کا رد عمل ہے۔ حکومت کی طرف سے ترکی کے خلاف کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف ان بھگتوں سے یا اس طرح کی اپیل چلانے والوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ترکی سے زیادہ کھل کر پاکستان کو چین نے سپورٹ کیا، تو چین کی تم مخالفت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ چین کا وروध کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ چین کا سامان، چینی پروڈکٹ ہر گھر پایا جا رہا ہے۔ ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی چل رہی تھی، چین کھل کر سپورٹ کر رہا تھا پاکستان کو۔ اسی دوران اڈانی کی ایک کمپنی، چین کی ایک کمپنی کے ساتھ بزنس ڈیل کر رہی تھی۔ ادھر امریکہ جس نے انڈیا کا کھل کر سپورٹ نہیں کیا، انڈیا کا ساتھ نہیں دیا، اس امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے قطر میں ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں مکیش امبانی۔ اس کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ بھی سوال ہو رہا ہے کہ جس کا وروध ہونا چاہیے، جن لوگوں کی شہ پر پاکستان نے اتنا آگے بڑھ کر یہ سب کچھ کیا، انڈیا کے خلاف آپریشن بنیاد مرصوص لانچ کر دیا، اس کا وروध کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔